सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमारा क्लास 10th की केमिस्ट्री का 5th चैप्टर है, उसका 4th पार्ट है। तो इस चैप्टर में हम डॉबिनियर्स के ट्राइड्स और न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के बाद हम आ गए थे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पे और उसका कुछ डिस्कशन किया था। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने डिस्कशन करने के बाद उसके मेरिट्स पढ़ी थी, और आज जो हमें स्टार्ट करना है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एनोमलीज, या फिर हम कह सकते हैं द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो उन्होंने अपने टाइम पे दिया था और उस बेसिस पे क्लासीफाई की थी। जो उनका क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने दो यूज़ किए थे जनरल फार्मूलाज, दैट वाज ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। उनके जनरल फार्मूला के बाद जिन केमिकल्स के सिमिलर आ रहे थे, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखो तो उन्हें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वालों को साथ में रखा गया था। चलिए फिर डायरेक्टली आज इनके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, इसके जो इन्होंने यानी जो क्लासिफिकेशन किया है मेंडलीव ने, उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर हम फर्स्ट ड्रॉबैक को कंसिडर करें कि जो आइसोटोप्स की पोजीशन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अभी आइसोटोप्स क्या होता है हमारा? आइसोटोप्स कुछ ऐसे एटम्स होते हैं किसी एक ही एलिमेंट के जिनमें केमिकल प्रॉपर्टी तो सिमिलर होती है लेकिन उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। तो जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करोगे तो जो आइसोटोप्स हैं वो अलग अलग उसमें आने चाहिए, क्योंकि अगर आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट है तो किसी का तो ज़्यादा होगा किसी से। तो यानी आइसोटोप्स को अलग अलग उसमें प्लेस होना चाहिए थे डिफरेंट ग्रुप्स में पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि अलग एटॉमिक मास है। पर मेंडलीव ने आइसोटोप्स की पोजीशन को अलग अलग नहीं रखा और एक सिंगुलर एटम की तरह ही उसे रखा गया। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, और जैसे ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये। और अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आइसोटोप होते हैं 35 एंड क्लोरीन 37। तो अभी जो दो आइसोटोप्स हैं इसके, इन्होंने ये एक ही ग्रुप में रख दिया। कैसे? एक का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा दूसरे के कंपैरिजन में, पर इन्होंने क्लोरीन को एक ही उसमें रख दिया और ऐसे नहीं किया कि 35 को अलग और 37 को अलग। तो ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक था। सेकंड वाज ही यूज्ड द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। मैंने कल ही बता दिया था कि एक ग्रुप में उन्हें लाने के लिए सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को उन्होंने गलत एटॉमिक मास को भी यूज़ किया। जैसे कल वो केस था हमारा कोबाल्ट और रोडियम वाला। अब जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है दैट इज 58.9 यू, वहीं जो हमारा निकल का एटॉमिक मास है दैट इज 58.7 यू। जाहिर सी बात है 58.9 यू ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने 58 कोबाल्ट को निकल से पहले रखा जिससे वो उस ग्रुप में आ जाए जहाँ पे रोडियम था, क्योंकि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो इसका एक और ड्रॉबैक था। थर्ड, की करेक्ट पोजीशन वो नहीं दे पाए थे हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में। ये सबसे एक बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन को प्लेस किया गया है फर्स्ट ग्रुप में। अब मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इसमें हाइड्रोजन आपका कहाँ है, ये रहा। और अगर आप इस ग्रुप को देखो तो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपके एल्केली हैं।
ठीक है। और एल्केली मेटल्स के साथ आपने हाइड्रोजन को रख दिया, तो ये तो बिल्कुल भी एक मतलब सही बात नहीं है, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है कि अगर वो आपकी प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करो तो दोनों में एक मेजर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है आपके एल्केली मेटल्स और एक हाइड्रोजन में। तो इसलिए ये जो उनकी पोजीशन है हाइड्रोजन की, वो गलत रखी गई। हाइड्रोजन कुछ तौर पे आपके हेलोजेंस के साथ भी आप रख सकते हो, क्योंकि इट कंबाइंस विद हेलोजेंस, ऑक्सीजन, सल्फर, जिससे कि एक सिमिलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड बनते हैं। तो इसलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ में हाँ ये रिजेंबल करता है, क्योंकि जैसे लिथियम, ये सोडियम वगैरह आपके जो हेलोजेंस हैं उनके साथ कंपाउंड बनाते हैं, वहीं हाइड्रोजन भी बना सकता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करता है, पर ये हाइड्रोजन हेलोजेंस की तरह भी रिसेंबल करता है इन सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़। कैसे? अगर आपके हेलोजेंस की बात करें, जैसे फ्लोरीन हो गया या क्लोरीन हो गया, और हम दूसरी तरफ बात करें हाइड्रोजन की, तो ये दोनों में एक एक कंपैरिजन आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि फ्लोरीन ये सब एक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करते हैं, यानी 2F2Cl2। वहीं हाइड्रोजन कैन ऑल्सो एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, दैट इज H2। तो यहाँ पे एक तौर पे ये हेलोजेंस के साथ भी रिजेंबल करता है, ठीक है। और हेलोजेंस की तरह ही हाइड्रोजन भी कुछ मेटल्स के साथ कंबाइन होके आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, जिन्हें हम हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन कुछ मेटल्स के साथ कंबाइन होके आयनिक कंपाउंड्स बनाता है। तो इसलिए ये जो पोजीशन है थोड़ी कंट्रोवर्शियल है हाइड्रोजन की इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कि वो फर्स्ट ग्रुप में आना चाहिए या फिर 7th ग्रुप में, या आपके हेलोजेंस के साथ आना चाहिए। तो ये इनका एक फेलियर था। दूसरा एक जो मेंडलीव का फेलियर था, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ का, कि वो एक तो आइसोटोप की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए, उनके ऑर्डर की पोजीशन की Cl35, Cl37, जिनके अलग अलग हैं एटॉमिक मासेस, उनकी पोजीशन। फिर जो आपका कुछ एटॉमिक मासेस हैं वो गलत ऑर्डर यूज़ किया गया टू जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनमें एक ही ग्रुप में डालने के लिए। और तीसरा, एक हाइड्रोजन की एक करेक्ट पोजीशन वो असाइन नहीं कर पाए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे अब क्या क्लासिफिकेशन यूज़ होता है, ठीक है। तो इस समय जो क्लासिफिकेशन यूज़ हो रहा है वो पहले के टाइम से थोड़ा अलग था, है। यानी पहले तो हम एटॉमिक मासेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान रहे थे, पर अब एटॉमिक नंबर को मानते हैं। जो प्रेजेंट बेसिस है आपका क्लासिफिकेशन का, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का वो होता है कि जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उस एलिमेंट के एटम में, उसे आप कहोगे एटॉमिक नंबर। जो आपका प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी। तो ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी एटम के एलिमेंट के एटम में, वो होते हैं आपके एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अब जो बेसिस है हमारा क्लासिफिकेशन का, दैट इज एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मासेस, जो कि प्रीवियसली यूज़ किया गया था, और उसकी वजह से कई सारी एनोमलीज भी थी उन सब की क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो अब अगर हम एटॉमिक नंबर को बेसिस रखें, तो उससे हम जो लिमिटेशन आई थी हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, उसे भी एक्सप्लेन कर पाए। क्यों? उसके दो रीज़न थे। एक तो एटॉमिक नंबर के साथ यूज़ करने पे आप आइसोटोप की पोजीशन भी बता सकते हो, और वहीं जो हमारी कोबाल्ट और निकल की पोजीशन रखी गई है वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो कल हम पूरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे हम अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।